Hello and welcome to Aviation Institute. I welcome you all to our YouTube channel. So I am Pallavi Dash, your friend and guide. So I guide you every day. हर सुबह मैं आपको गाइड करती हूँ टॉप 10 वोकेबुलरीज़ के साथ. टॉप 10 वोकेबुलरीज़ जो कि द हिंदू एडिटोरियल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. द हिंदू एडिटोरियल्स से हर दिन चुने जाते हैं टॉप 10 वोकेबुलरीज़ दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशंस. तो चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी और गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, यू नीड वोकेबुलरीज गाइज. सो यू कैन नॉट स्किप दिस सेक्शन. वोकेबुलरी सेक्शन आप स्किप नहीं कर सकते. आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो करना ही होगा. Synonyms, antonyms are indispensable for any government examination. So if you are thinking of preparing for any government jobs or any government examination or any entrance examination or any of the competitive examinations, then vocabularies are a must. So let me tell you that ये जो vocabularies का session है ये सबके लिए बहुत useful है जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए टॉप 10 वोकेबुलरी वर्ड्स डेली का टॉप 10 वोकेबुलरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट मी टेल यू गाइज दैट टुडे ऑल्सो आज फिर से वी हैव कम टुगेदर with top 10 vocabulary words. उसके साथ साथ 3 idioms भी हम लोग करेंगे. So this is the start of the week, right? This is the start of the week. A very good morning to you all. A very good morning to you all. Alright, तो रोज़ की तरह हम लोग फिर से एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे. So today is Monday. We will start with a good motivation. तो मंडे को अच्छे से स्टार्ट करना है, right? So let us start our session with the motivation. So what is our motivation for today? आज का मोटिवेशन हमारा क्या है? टुडेज मोटिवेशन इज इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क द यूजुअल यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी. सो व्हाट इज़ द मीनिंग? इसका मीनिंग क्या है जान लेते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं सुबह सुबह. लाइक इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द यूजुअल, तो यूजुअल कामों के बीच में यूजुअल कामों को लेकर अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो और भी आसान तरीके से बताए तो और भी आसान तरीके से समझे तो क्या है? इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी, तो आपको ऑर्डिनरी को लेके ही सेटल करना पड़ेगा. ओके, सो देन यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क. अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आपको ऑर्डिनरी चीज़ में ही खुश रहना पड़ेगा. ऑर्डिनरी चीज़ों से ही आपको काम चलाना पड़ेगा अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो. और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, सोच लो कि आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो जो आपका सपना हो. ओके, एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, इफ़ इट्स योर ड्रीम, say UPSC is your dream, so you need to take risk and you need to put some of your money, a little money, in any competitive exam institute or any practice set questions. चाहे आप practice sets क्वेश्चन खरीदो, मॉक टेस्ट खरीदो या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंडर भर्ती हो जाओ यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेने के लिए. बिकॉज यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ समथिंग जहाँ पे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है. अकेले सब कुछ नहीं हो सकता. सो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आपको ऑर्डिनरी चीज़ों में ही खुश रहना पड़ेगा. क्योंकि ऑर्डिनरी चीज़ों में ही क्यों खुश रहना पड़ेगा? क्योंकि ब्रिलियंट चीज़ें तो नहीं हो पाएंगे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगे ना रिस्क नहीं लोगे तो. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं इतना रिस्क नहीं लेना है, बस जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलने दो, तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप बचा रहे हो अपने आप को. जो भी है आप खुद बच रहे हो रिस्क लेने से, आप डर रहे हो रिस्क लेने से. लेकिन रिस्क लेने से डरने से क्या होगा? आपको ऑर्डिनरी चीज़ों में ही खुश रहना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं मिलने वाले. मतलब आप अगर बैठोगे यूपीएससी के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो आपका सपना है, से IBPS PO, ओके IBPS PO, से SSC CGL, SSC CHSL, तो जो भी आपका सपना हो उस एग्ज़ाम के लिए अगर आप बैठोगे पूरी तैयारी के साथ,
शायद आपने रिस्क ही लिया हो कि कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया हो किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई मॉक टेस्ट पेपर्स खरीदने के लिए थोड़ा आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो, वो रिस्क ही लिया है। लेकिन इफ़ यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, अगर आप अच्छे रैंक से पास होकर निकलते हो, तो सोचिए कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मिल रहा है कि नहीं। तो आपने रिस्क लिया था तभी आपको मिल रहा है, रिस्क नहीं लेते तो आपको नहीं मिलता, आपको ऑर्डिनरी चीज़ों से ही खुश रहना पड़ता है, राइट? So we will start our session with this motivation that we should always take risk. We should always take risk in our life. अगर हमको ऑर्डिनरी चीज़ों से दूर रहना है, अगर हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें चाहिए, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ओके, दिस इज़ फॉर यू, एवरी वन ऑफ यू। आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए लाइफ में अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ चाहिए तो। हाँ, अगर आप ऑर्डिनरी चीज़ से खुश हो तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही रहो। ओके, सो विद दिस मोटिवेशन let us start our session, and before starting the session let me tell you guys that IBPS PO का एक क्रैश कोर्स एविएशन इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। इट्स अ न्यू कोर्स। IBPS PO का ये क्रैश कोर्स है 28 डेज का। यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो IBPS PO के लिए, इफ़ यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म, तो लगभग 1 महीना बाकी है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। उसके पहले आपको ये कोर्स ज़रूर लेना चाहिए फॉर योर रिविजन्स, फॉर योर प्रैक्टिस। यू शुड टेक दिस कोर्स एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस कोर्स कॉस्ट्स 999। दिस कोर्स कॉस्ट रुपीज़ 999। इस कोर्स का कॉस्ट है 999 रुपीज़, एंड इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। 999 रुपीज़ में आपको एक 15% का फ्लैट डिस्काउंट मैं आपको दिला सकती हूँ। 15% का मैं आपको फ्लैट डिस्काउंट दिला सकती हूँ। एक कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है PD15। PD मीन्स मेरा इनिशियल नाम का है, दैट इज़ पल्लवी दास, राइट? पल्लवी दास 15। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा पूरे कोर्स पैकेज के कॉस्ट के ऊपर। ओके, सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द क्लास। सो विदाउट एनी डिले हम लोग अपना पहला वोकैब देख लेते हैं। हमारा पहला वोकैब क्या है? हमारा पहला वोकैब है डिटरेंट। डिटरेंट क्या है? डिटरेंट खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग इंग्लिश में होता है अ थिंग दैट डिस्करेजेस और इज इंटेंडेड टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ऐसा कोई चीज़ जो किसी को कोई अच्छा चीज़ करने से डिस्करेज करता है। डिस्करेज करता है मतलब कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, कुछ गलत हो जाएगा। डिस्करेज करना इसका मतलब है, मतलब तुम उसको करेज नहीं दे रहे हो, तुम उसको बोल नहीं रहे हो हाँ हाँ तुम ये करो, तो तुम उसको डिस्करेज ही किए जा रहे हो और इसका नेगेटिव साइड दिखा रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड डिस्करेज करना। ओके, दैट इज़ कॉल्ड डिटरेंट। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इंसेंटाइव, ओके, डिसइंटेंसाइव एंड डिस्करेजमेंट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं इंसेंटाइव एंड या फिर इंसेंटिव। ओके, इंसेंटिव, डिसइंसेंटिव और इंसेंटिव, इसका प्रोनाउंसिएशन है डिसइंसेंटिव एंड इंसेंटिव। ओके, दिस आर ऑपोजिट वर्ड्स, राइट? तो डिटरेंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं डिसइंसेंटिव एंड डिस्करेजमेंट। एंटोनिम्स हो सकते हैं इंसेंटिव एंड एनकरेजमेंट। ओके, these are just opposite forms. Okay, this incentive and disincentive and encouragement and discouragement. Okay, so sentence में इसको कैसे अप्लाई करें? deterrent को sentence में कैसे अप्लाई करें? The nuclear deterrent has maintained an uneasy peace. ओके, तो न्यूक्लियर जो डिटरेंट था हैज़ मेंटेन्ड एन अनईजी पीस। न्यूक्लियर डिटरेंट ने मेंटेन किया एक अनईजी पीस। ओके, so nuclear deterrent means nuclear discouragement has maintained an uneasy peace. Okay, number 2, what is second vocab, second word for today? आज का second word है ineffable. Okay, ineffable, what is it? It is an adjective. ये खुद एक adjective है जिसका meaning होता है प्रशंसातीत। Okay, English you can say too great or extreme to be expressed or described in words। मतलब इतना अच्छा कि इसको वर्ड्स में बयान नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड इनएफेबल। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्राइबेबल। ओके, मार्वेलस मतलब बहुत अच्छा, जिसको भाषा में प्रकाश नहीं कर सकते। ओके,
ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिफाइनेबल, डिस्क्राइबेबल, अटरेबल। ओके, सो हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, लेट्स सी। देयर वाज अ स्प्रिंग इन हिज स्टेप, there was a spring in his step and ineffable calmness dressing his sun brown face. Okay, so there was a spring in his step and ineffable calmness. So there was ineffable calmness means there was a calmness prevalent, there was a calmness prevalent जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, that was out of words. Okay, so that kind of calmness was there dressing his sun brown face. तो उसके सन ब्राउन फेस में उसका एक ऐसा कामनेस था जो कि आउट ऑफ वर्ड्स. ओके, तो हमारा आज का पहला ईडियम क्या है? सो इस this week we are going to do color idioms. Okay, so this week we are going to do color idioms. Remember this, that this week we are going to do color idioms. Last week और उसके पहले week में भी हम लोग clothing idioms कर रहे थे. We were doing clothing idioms. Alright, so from this week we are going to do color idioms. So कितने तरीके के color idioms हो सकते हैं या होते हैं वो हम लोग देखेंगे. तो आज का पहला idiom क्या है? ग्रे एरिया. ओके, ग्रे एरिया क्या है? ग्रे एरिया का मीनिंग होता है वेग और अनक्लियर. मतलब कोई वेग चीज़, मतलब कोई डिस्टिंक्ट चीज़ नहीं, डेफिनेट चीज़ नहीं. अनक्लियर मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं. ऐसा कोई वेग और अनक्लियर चीज़ को ग्रे एरिया कहते हैं. ओके, तो ग्रे एरिया को सेंटेंस में कैसे यूज़ करें वो देख लेते हैं. The store's return policy is such a gray area. I don't understand their rules. तो स्टोर का, कोई स्टोर का बात हो रहा है. ओके, स्टोर का जो रिटर्न पॉलिसी है वो इतना कंफ्यूजिंग है, इतना वेग है, इतना अनक्लियर है, तो उसी को कह रहे हैं इज सच अ ग्रे एरिया. सच अ ग्रे एरिया. तो स्टोर का जो रिटर्न पॉलिसी वो इतना ग्रे एरिया है कि मुझे उनके कुछ रूल्स ही समझ में नहीं आता. आई डोंट अंडरस्टैंड देयर रूल्स. ओके, मुझे उनके कुछ रूल्स समझ में नहीं आता. नेक्स्ट इज नंबर 3. नंबर 3 इज हेकल. हेकल जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सवालों से बात काटना. ओके, हेकल मीन्स अ वर्ब जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सवालों से बात को काटना. इंग्लिश में कह सकते हैं टू इंटरप्ट अ स्पीकर विथ इंसल्टिंग और रूड कमेंट्स. मतलब ऐसा कोई कमेंट कर दिया, कोई बात कर रहा है, ठीक है, उसको बीच में रोक के मैंने ऐसा कोई इंसल्टिंग बात बोल दिया या ऐसा कोई इंसल्टिंग रूड कमेंट कर दिया उसके ऊपर. ओके, तो मतलब बीच में रोक के ऐसा कोई बात बोलना जो कि इंसल्टिंग हो. सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? बुली, रिडिक्यूल, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं प्लीज या फिर प्रेज. ओके, तो इसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? द क्राउड बिगैन टू बू एंड हेकल द कॉमेडियन एज ही बॉम्ब्ड हिज कॉमेडी सेट. तो crowd began to boo and heckle. तो crowd began to heckle the comedian. तो कॉमेडियन को क्राउड जो है हेकल कर रही थी. मतलब क्राउड जो है वो बिल्कुल रिडिक्यूल्ड हो गई थी. वो क्राउड जो है कॉमेडियन को इंसल्ट कर रहा था एज ही बॉम्ब्ड हिज कॉमेडी सेट. तो कॉमेडी सेट को उसने बॉम्ब कर दिया. इस वजह से कॉमेडियन को क्राउड जो क्या है, क्राउड जो रिडिक्यूल कर रहा था, बुली कर रहा था. ओके, नेक्स्ट इज इनफेमस. सो इनफेमस इज आवर नेक्स्ट वर्ड. इनफेमस को हिंदी में क्या कह सकते हैं? इनफेमस को हिंदी में कह सकते हैं बदनाम. इनफेमस खुद एक एडजेक्टिव वर्ड है. इसका मीनिंग इंग्लिश में हो सकता है हैविंग अ नेगेटिव रेप्यूटेशन. मतलब मेरा रेप्यूटेशन बहुत ख़राब है, मतलब मेरे पारा में मेरा रेप्यूटेशन बहुत ख़राब है, या फिर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेरा रेप्यूटेशन बहुत ख़राब है. तो ये इसका मतलब होता है नेगेटिव रेप्यूटेशन या फिर इनफेमस. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं हेटफुल या फिर वाइल्ड. एंटोनिम्स हो सकते हैं जेंटल या फिर गुड. ओके, सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? द सिंगर इज़ इनफेमस फॉर हिज लाउड कस्ट्यूम्स. तो सिंगर जो था वो बहुत ही ज़्यादा लाउड कपड़े पहनता था, उसके वजह से वो बहुत इनफेमस था. मतलब उसका रेप्यूटेशन इतना अच्छा नहीं था.
ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वोकैब फॉर टुडे? द नेक्स्ट वोकैब इज प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्रवृत्ति। ओके, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? टेंडेंसी टू चूज और टू डू समथिंग रेगुलरली, एंड इंक्लिनेशन और प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसा कोई टेंडेंसी टू चूज़ और डू समथिंग रेगुलरली, कुछ ऐसा कोई टेंडेंसी जिसका मतलब होता है कि चूज़ करना या फिर कोई चीज़ रेगुलरली करना। ओके, या फिर कोई इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कोई इंक्लिनेशन आना। इंक्लिनेशन का मीनिंग हिंदी में होता है लगाव। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं लाइकिंग, इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, लर्निंग। ओके, सॉरी, लीनिंग। लीनिंग में भी, लीनिंग मतलब भी इंक्लाइन करना। ओके, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिसइंक्लिनेशन, डिसलाइक, एंटीपैथी, हेट। ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। इसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? हिज प्रोक्लिविटी फॉर कुकिंग मेड हिम अ बिग हिट इन द होम ओनर्स एसोसिएशन। तो उसके कुकिंग की तरफ जो प्रोक्लिविटी था, मतलब उसके कुकिंग की तरफ जो प्यार था, जो लगाव था, उसके वजह से क्या हुआ? मेड हिम अ बिग हिट, बहुत ज़्यादा हिट हो गया इन द होम ओनर्स एसोसिएशन। तो होम ओनर के एसोसिएशन में उसके कुकिंग की वजह से वो बहुत हिट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन या ईडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट ईडियम जो कि फिर से एक कलर ईडियम है। इस वीक हम लोग कलर ईडियम ही करेंगे। कलर ईडियम आज का क्या है? इन द ब्लैक। तो इन द ब्लैक का मीनिंग क्या होता है? इन द ब्लैक मतलब प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होना, इसका मीनिंग होता है प्रॉफिटेबल। तो सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? फेसबुक हैज़ बीन इन द ब्लैक एवर सिंस द कंपनी वेंट पब्लिक। तो फेसबुक हैज़ बीन इन द ब्लैक मतलब फेसबुक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक कंपनी बन गई है एवर सिंस द कंपनी वेंट बैक। तो कंपनी वेंट पब्लिक, तो जब से कंपनी पब्लिक हो गई है तब से फेसबुक क्या हुआ? तब से फेसबुक प्रॉफिटेबल बन गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिपाइन। रिपाइन खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है विलाप करना, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं फील और एक्सप्रेस डिसकंटेंट। ओके, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट फील हो रहा है, या फिर मुझे मैं डिसकंटेंट एक्सप्रेस कर रही हूँ। ओके, दैट मीन्स आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं मोप, या फिर लैंग्विश, या फिर डिस्पोंडेंट, या फिर लैमेंट, इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं कॉम्प्लेसमेंट, कॉम्प्लेसेंट, या फिर फुलफिल्ड, या फिर रिजॉयस, या फिर कॉन्टेंटेड। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? लेट्स सी। The soldiers repine for their families when they are stationed overseas. तो सोल्जर्स क्या करते हैं? रिपाइन फॉर देयर फैमिलीज़, मतलब सोल्जर्स अपने फैमिलीज़ को बहुत मिस करते हैं, अपने फैमिलीज़ को अपने फैमिलीज़ के अलावा बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जब उनको ओवरसीज़ भेज दिया जाता है, मतलब जब उनको देश के बाहर भेज दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 7। नंबर 7 क्या है? प्रिकैरियस। प्रिकैरियस जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अनिश्चित। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो सकता है डिपेंडेंट ऑन चांस, या फिर अनसर्टेन। तो चांस के ऊपर डिपेंड करना, और बिल्कुल अनसर्टेन कोई चीज़, मतलब जो चीज़ का कोई आशा नहीं है, दैट इज़ अनसर्टेन। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अनश्योर, अनप्रेडिक्टेबल, डाउटफुल, ड्यूबियस। ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं सर्टेन, स्टेबल, कंफर्म्ड, डेफिनेट, ये सब एंटोनिम्स हो सकते हैं। प्रिकैरियस को सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? एज फाइनेंस सेक्रेटरी आई फाउंड दैट द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट वर इन अ प्रिकैरियस कंडीशन। तो मैं एक फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, मैंने देखा, आई फाउंड दैट द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट, मैंने देखा कि स्टेट के जो फाइनेंसेस है वर इन अ प्रिकैरियस कंडीशन, वो बहुत प्रिकैरियस कंडीशन में, मतलब बहुत डाउटफुल कंडीशन में, बहुत मतलब उसके साथ छेड़खानी किया गया, मतलब वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्मग। ओके, स्मग जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है आत्मसंतुष्ट। तो इसका मीनिंग इंग्लिश में हो सकता है हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स।
तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना या फिर मेरे अचीवमेंट्स के ऊपर बहुत गर्व बोध करना, इसका मीनिंग होता है स्मग। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं बिग हेड, कॉम्प्लासेंसी, ईगोटिज्म या फिर ईगोटिज्म या फिर वेन ग्लोरी। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिफिडेंस या फिर बैशफुलनेस या फिर डिम्योरनेस या फिर शाइनेस। ओके, ये सारे एंटोनिम सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब स्मग को कैसे सेंटेंस में यूज़ करें देख लेते हैं। बिकॉज रॉकी हैड अ स्मग एटीट्यूड ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द प्रिंसिपल, ही प्रोजेक्टेड द इमेज, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज मिसडीड्स। तो क्योंकि रॉकी का एटीट्यूड जब वो प्रिंसिपल से मिल रहा था या फिर प्रिंसिपल के साथ उसका जो मीटिंग था, वहाँ पे रॉकी का एटीट्यूड बिल्कुल स्मग था। मतलब कि मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, बहुत मैं मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ओके, जो किया है वो इतना बड़ा गलती नहीं है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, ऐसे प्रिंसिपल से वो बात कर रहा था। तो उसका इमेज कैसा गया प्रिंसिपल के पास? उसका इमेज ऐसा गया कि उसने जो मिसडीड्स किया है, उसने जो बुरा काम किया है, उसके ऊपर वो प्राउड है। तो ऐसा एक इमेज उसका बन गया प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट ईडियम फॉर टुडे? हमारा आज का नेक्स्ट ईडियम है, तो ये भी एक कलर ईडियम है। क्या है? ऑन अ सिल्वर प्लेटर। ऑन अ सिल्वर प्लेटर का मीनिंग क्या होता है? होल हार्टेडली और ईजीली, मतलब बहुत ही दिल से या फिर बहुत ही आसानी से। दिल से मतलब पूरे मन लगाकर, पूरे दिल से, उसको कहते हैं ऑन अ सिल्वर प्लेटर। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? ही वॉज ऑफर्ड द न्यू जॉब ऑन अ सिल्वर प्लेटर बट ही डिडंट टेक इट। तो उसको नया जॉब एक ऑफ़र किया गया था ऑन अ सिल्वर प्लेटर, मतलब बहुत इजीली उसको एक नया जॉब मिल रहा था, बहुत ही प्यार से, दिल से उसको एक नया जॉब ऑफ़र किया गया था, लेकिन उसने वो लिया नहीं। ओके, तो नया जॉब का ऑफ़र उसने लिया नहीं। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा नेक्स्ट वोकैब है जियर। जियर जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है मजाक उड़ाना। इंग्लिश में कह सकते हैं रूड एंड मॉकिंग रिमार्क, मतलब मजाक उड़ाने जैसा, ऐसे कोई बात करना, मतलब किसी के ऊपर हंसना, ये सारे हो सकते हैं जियर। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं हूट, रिडिक्यूल, स्कफ, टॉन्ट। ओके, एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, फ्लैटर। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? विराट कोहली आस्क्ड द क्राउड नॉट टू जियर स्टीव स्मिथ। तो विराट कोहली ने क्राउड से पूछा या क्राउड को बोला कि स्टीव स्मिथ को बिल्कुल जियर ना करे, मतलब स्टीव स्मिथ को का हंसी ना उड़ाए, इनके ना पीछे पड़े, इनको टॉन्ट ना करे। ओके, दैट इज जियर। नेक्स्ट एंड लास्ट वोकैब फॉर टुडे इज क्वैंडरी। क्वैंडरी जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है व्याकुलता। इंग्लिश में कह सकते हैं स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या करें, ऐसा एक स्टेट। ओके, तो अनसर्टेनिटी का एक स्टेट, ऐसा एक स्टेट को कहते हैं क्वैंडरी। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डायलेमा। डायलेमा का मीनिंग होता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा चुने या कौन सा नहीं चुने, तो दो तरफ ही बिल्कुल बैलेंस करके खड़े हुए हैं, तो अभी दोनों को बैलेंस करके कितना देर चलेंगे, गिर जाएंगे, तो बैलेंस करके तो हमें तो ऐसे इन बंगाली वी से दू नौकाएं पा दिए चोला। ओके, so if we put our feet on two boats, okay, then is it possible for us to walk? No, it is not possible for anybody to carry longer. Okay, ऐसे चलना possible नहीं है, so that is called dilemma. तो आपको बस एक ही चुनना पड़ेगा, you will have to choose one. Next is your plight. Next is bewilderment and uncertainty. Antonyms इसके हो सकते हैं enhance या फिर certainty. तो क्वैंडरी को सेंटेंस में कैसे यूज करें? फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मोस्ट ऑकवर्ड क्वैंडरी सिचुएशन। ओके, सो फाइंड्स हिमसेल्फ, यहाँ पे किसी का नाम होना चाहिए था, तो यू कैन से दैट जॉन फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मोस्ट ऑकवर्ड क्वैंडरी सिचुएशन। तो जॉन ने अपने आप को पाया एकदम बिल्कुल ऑकवर्ड ऐसे एक क्वैंडरी सिचुएशन में, मतलब ऑकवर्ड क्वैंडरी सिचुएशन मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सा चूज़ करे। ओके, ही इज़ कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड।
All right, so guys, this was all for today. This was our 10 vocabulary words and our 3 color idioms for today. तो इस वीक हम लोग पूरा कलर इडियम्स भी करेंगे. आई होप योर इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, योर लिस्ट ऑफ इडियम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. वोकेबुलरी भी आपका अच्छा हो जाएगा दिन ब दिन. अगर आप फॉलो करोगे इस सेशन को तो देखोगे कि आपका वोकेबुलरी का स्टॉक भी बहुत बढ़ चुका है और आपको याद करना नहीं पड़ेगा. आपको ऐसे एग्ज़ाम हॉल में अपने सर खुजाना नहीं पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका सिनोनिम इंटोनिम क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओके, आई कैन टेल यू वन थिंग कि अगर कि ये जो वोकेबुलरी का सेशंस हो रहा है, चल रहे हैं रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और जो लोग इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको मैं इतना बता सकती हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप लोग, मैं ये तो नहीं बोलूँगी, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँ कि आप लोग के पूरा वोकेबुलरी वर्ड वोकैब को देखकर आप जान जाओगे कि कौन सा आंसर होगा 4 ऑप्शंस में से. आई विल नॉट से दैट, बट येस, मैं हमेशा पढ़ाती जब हूँ, मैं हमेशा जब इंग्लिश पढ़ाती हूँ, वेन एवर आई टेक द क्लासेस, आई ऑलवेज से टू गो फॉर अ एलिमिनेशन मेथड. ओके, एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर हमको देखना पड़ेगा 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा इसका सिनोनिम नहीं है. तो ऑब्वियसली हम लोग जब एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके उन 2 को एलिमिनेट कर देंगे, अगर सोचिए कि 2 ही मुझे पता है, 2 को एलिमिनेट कर देंगे तो ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन रहेगा 2. तो ऑप्शन आपका कम होगा तो चांसेस है आपका करेक्ट होने का ज़्यादा. सो ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन मेथड. और मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड जब आप करने जाओगे तब आप देखोगे आपको 2-3 वर्ड जो है सारा ही पता है, तो ऑब्वियसली आपको आंसर जो है वो आता ही होगा. ओके, अगर आपको पता है कौन सा 3 नहीं होगा तो जो बचा है वही होगा आंसर, राइट? So always go for elimination method in your any of your examinations you are sitting for. Don't find the correct answer, find the wrong answer first. Okay, so find the wrong answer first. तो ये तरीका अगर आप अपनाओगे, स्टूडेंट्स जनरली क्वेश्चन पेपर पाके ही सोचते हैं कौन सा सही होगा, कौन सा सही ऑप्शन है. नो, फर्स्ट सी कौन सा गलत ऑप्शन है, कौन सा बिल्कुल ही नहीं हो जा रहा है क्वेश्चन के साथ, तो उसको पहले निकाल दीजिए, उसको पहले ऑप्शन से निकाल दीजिए. तो आपके ऑप्शंस जब कम होने लगेंगे तब आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. Okay, so guys, this was all for today. If you like the video, then do like the video, press the like button, and yes, if you are new to our channel, subscribe our channel, and yes, don't forget to comment in our videos. Your comments are very precious for us. And yes, don't forget to hit the bell icon so that you get all the recent updates. Thank you, thanks for today, meet you next day. Thank you, bye bye.